साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग विजन आईएएस जो कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा न्यूज़ टुडे शीर्षक से डेली करंट अफेयर्स प्रकाशित किया जाता है, जो कि इनकी वेबसाइट पे आप इसको पीडीएफ के फॉर्म में आपको उपलब्ध है। तो यहाँ पर हम लोग 3 जुलाई 2021 के जो करंट अफेयर्स हैं उनको यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। इसमें पहला है, वाणिज्य मंत्रालय ने फ्रेट स्मार्ट सिटी की योजना प्रस्तुत की है। तो फ्रेट स्मार्ट सिटीज पहल से होगा क्या, इसे शहरी माल ढुलाई की दक्षता में सुधार करने और लॉजिस्टिक लागत में कमी करने का अवसर सृजित करने में मदद मिलेगी। अब इस फ्रेट स्मार्ट सिटी की आवश्यकता क्यों है? तो निम्न कारणों से। पहला, वर्तमान में भारत की ई कॉमर्स आपूर्ति श्रृंखलाओं में अंतिम मील तक माल ढुलाई जो है वो कुल लॉजिस्टिक लागत के 50% तक के लिए उत्तरदायी है। दूसरी चीज, शहरी माल ढुलाई की मांग अगले 10 वर्षों में 140% तक बढ़ने की अपेक्षा है और वहीं शहरों में वर्धित भीड़भाड़, शोर और ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए भी यह आवश्यक है। इसके मुख्य निष्कर्ष थोड़ा देखें तो राज्य सरकारें फ्रेट स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले 10 शहरों की पहचान करेंगी। आगे 75 शहरों को शामिल करने के लिए इस सूची का और विस्तार किया जाएगा। सरकारी विभाग और निजी क्षेत्र को मिला करके शहर स्तरीय लॉजिस्टिक समिति का गठन किया जाएगा। तो याद रखिएगा, सरकारी विभाग और निजी क्षेत्र दोनों इसमें कार्य करेंगे। ये समितियां स्थानीय स्तर पर प्रदर्शन सुधारने के उपायों को लागू करने के लिए मिलजुल कर शहर की लॉजिस्टिक योजनाओं को तैयार करेंगी। इसके तहत जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है? पेरी अर्बन फ्रेट सेंटर विकसित करने, ट्रक रूट विकसित करने, इंटेलिजेंट परिवहन प्रणाली और आधुनिक तकनीकों का उपयोग, शहरी माल ढुलाई में विद्युतीकरण को बढ़ावा देने, पार्सल डिलीवरी टर्मिनल आदि जैसे शीघ्रता से प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। इसके अलावा वाणिज्य मंत्रालय ने फ्रेट स्मार्ट शहरों के विकास के लिए भारत जर्मन विकास सहयोग के तहत GIZ जो कि जर्मनी का है और रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI और RMI इंडिया के साथ सहयोग किया है। हाल ही में नीति आयोग जो है वो रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट RMI और RMI इंडिया ने भारत में फास्ट ट्रैकिंग फ्रेट, स्वच्छ और लागत प्रभावी माल परिवहन के लिए एक रोड मैप शीर्षक से, इसको इंग्लिश में कहें तो द फास्ट ट्रैकिंग फ्राइट इन इंडिया अ रोड मैप फॉर क्लीन एंड कॉस्ट इफेक्टिव गुड्स ट्रांसपोर्ट शीर्षक से जारी रिपोर्ट में इस तथ्य को रेखांकित किया है कि भारत में निम्नलिखित की क्षमता है। किसकी? पहला, अपनी लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद GDP के 4% तक कम करना। इसके अलावा वर्ष 2020 और वर्ष 2050 के बीच संचयी कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन बचत का 10 गीगाटन प्राप्त करना और वहीं वर्ष 2050 तक नाइट्रोजन ऑक्साइड के उत्सर्जन में 35% और पार्टिकुलेट मैटर PM के उत्सर्जन में 28% तक की कमी करना है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO ने अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कामगारों पर वैश्विक अनुमान नामक रिपोर्ट जारी की है। तो रिपोर्ट का नाम क्या है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कामगारों पर वैश्विक अनुमान। तो ये रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट में क्या चीज़ है? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कामगारों इंटरनेशनल माइग्रेंट वर्कर्स पर वैश्विक अनुमान रिपोर्ट का यह तीसरा संस्करण जो है वर्ष 2019 को इसका संदर्भ वर्ष निर्धारित करता है। मतलब जो ये नया रिपोर्ट आई है इसका संदर्भ वर्ष क्या है? वो वर्ष 2019 है। ये तब की बात है जो कोविड-19 संकट की शुरुआत नहीं हुई थी। मतलब ये कोविड-19 संकट की शुरुआत से पहले का है। इसके मुख्य निष्कर्ष क्या हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कामगारों की संख्या वर्ष 2017 के 164 मिलियन से 2 वर्षों में, मतलब 2019 तक 2 वर्षों में बढ़ करके 5 मिलियन या परसेंटेज के रूप में 3% बढ़ करके वर्ष 2019 में 169 मिलियन हो गई थी। वहीं अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी श्रमिक जो हैं ये वैश्विक श्रम शक्ति का 4.9% भाग हैं। 3 में से 2 से अधिक प्रवासी कामगार उच्च आय वाले देशों में केंद्रित हैं। इसके अलावा कई प्रवासी कामगारों को कार्य पर अनिश्चितता का सामना करना पड़ता है। साथ ही महामारी से स्थिति और खराब हो गई है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र 2030 सतत विकास एजेंडा प्रवासन को विकास नीति के एक महत्वपूर्ण पहलू के रूप में मान्यता प्रदान करता है, इमिग्रेशन को, तथा सरकारों से निम्नलिखित हेतु आग्रह करता है। किसके लिए? पहला, नियोजित और भली भांति प्रबंधित प्रवासन नीतियों के कार्यान्वयन सहित लोगों के व्यवस्थित, सुरक्षित, नियमित एवं उत्तरदायी प्रवास तथा गतिशीलता को सुगम बनाना, जो कि लक्ष्य 10.7 के तहत है। और वहीं कामगार अधिकारों की रक्षा करना और प्रवासी कामगारों, विशेष रूप से महिला प्रवासियों में अनिश्चित रोजगार वाले लोगों सहित सभी कामगारों के लिए सुरक्षित व संरक्षित कार्य परिवेश को बढ़ावा देना लक्ष्य 8.8 है। वर्ष 2019 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सुरक्षित, व्यवस्थित और नियमित प्रवास के लिए
विश्वव्यापी समझौते ग्लोबल कॉम्पैक्ट फॉर सेफ, ऑर्डरली एंड रेगुलर माइग्रेशन को अपनाने के साथ देशों ने व्यवस्थित प्रवासन की सुविधा के लिए बेहतर प्रवासन अभिशासन एवं सहयोग हेतु प्रतिबद्धता व्यक्त की है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी कामगारों को कामकाजी आयु के प्रवासियों के रूप में परिभाषित किया गया है, जो एक निर्दिष्ट संदर्भ अवधि के दौरान अपने सामान्य निवास वाले देश के श्रम बल में शामिल थे, भले ही वे रोजगार में संलग्न थे या बेरोजगार थे, परंतु वे श्रम बल में शामिल थे, मतलब उनकी आयु उसमें शामिल होने लायक थी। कामकाजी आयु के प्रवासियों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग शामिल हैं। वहीं उत्प्रवास अधिनियम 1983, इमिग्रेशन एक्ट 1983 भारतीय कामगारों के अनुबंध के आधार पर विदेशों में रोजगार के लिए उत्प्रवास से संबंधित है तथा उनके हितों की रक्षा और उनके कल्याण को सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। आगे चलते हैं, अगला है जल सफाई एवं स्वच्छता, जिसका शॉर्ट फॉर्म वॉश, WASH। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2015 से खुले में शौच में सबसे बड़ी गिरावट के लिए भारत की भूमिका सराहनीय रही है। तो देखिए, घरेलू पेयजल सफाई और स्वच्छता 2000 से लेकर 2020 पर प्रगति, अर्थात SDG के अंतर्गत 5 वर्ष, ये शीर्षक रहा है। ठीक है, घरेलू पेयजल सफाई और स्वच्छता 2000 से लेकर 2020 पर प्रगति, SDG के अंतर्गत 5 वर्ष शीर्षक से वास रिपोर्ट के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ द्वारा संयुक्त निगरानी कार्यक्रम आरंभ किया गया है। यह वर्ष 2030 तक सतत विकास लक्ष्य सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के गोल नंबर 6, जो कि स्वच्छ जल और स्वच्छता के लक्ष्यों से संबंधित है, तो सतत विकास लक्ष्य के गोल नंबर 6 के लक्ष्यों को प्राप्त करने की संभावनाओं तथा प्रगति की वर्तमान गति का आकलन करता है। वाश जो है WASH, वाश ये जल सफाई एवं स्वच्छता अर्थात वाटर सैनिटेशन एंड हाइजीन के लिए सामूहिक पद है। इनकी एक दूसरे से संबंध होने की प्रवृत्ति के कारण इन तीनों मुख्य मुद्दों को एक साथ समूहीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए शौचालय के बिना जल स्रोत दूषित नहीं हो जाते हैं और स्वच्छ जल के बिना बुनियादी स्वच्छता प्रथाएं संभव नहीं है। वास के लिए भारत की पहले क्या है, मतलब इनिशिएटिव क्या है, तो भारत में खुले में शौच को समाप्त करने के लिए स्वच्छ भारत मिशन आरंभ किया गया। इसके अलावा स्वजल पहल जो नीति विकास, प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण और संचार अभियानों के माध्यम से समुदायों को उनके आवासों के भीतर सुरक्षित जल स्रोतों का स्वप्रबंधन करने में सक्षम बनाती है। यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID तथा जल सफाई एवं स्वच्छता मुद्दों के बारे में जागरूकता सृजित करके और समाधान के लिए नागरिकों तथा स्थानीय सरकारी निकायों की मांग को प्रोत्साहित करके इस मिशन का समर्थन कर रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने यूनिसेफ के समर्थन से स्वच्छता को बढ़ावा देने में स्वास्थ्य सुविधा केंद्रों की उत्कृष्टता को पहचानने और पुरस्कृत करने के लिए कायाकल्प योजना की शुरुआत की है। तो याद रखिए, कायाकल्प योजना क्या है। इससे स्वास्थ्य देखभाल सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। कुछ निष्कर्षों को देखें तो नल से जल, बोरहोल या ट्यूबवेल, संरक्षित गर्त कूप, संरक्षित झरनों, वर्षा जल और पैकेज्ड या डिलीवर किए गए जल सहित सोर्सों पर ही जल संसाधनों में सुधार हुआ है तथा सुरक्षित रूप से बुनियादी और प्रबंधित सेवाओं तक सार्वभौमिक पहुंच प्राप्त करने के लिए वर्ष 2030 तक प्रगति की वर्तमान दर में 4 गुना वृद्धि की आवश्यकता होगी। आगे चलते हैं। भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय ने 6 प्रौद्योगिकी नवाचार मंच लॉन्च किए हैं। भारत में विश्व स्तर पर प्रतियोगी विनिर्माण के लिए प्रौद्योगिकियों के विकास हेतु 6 प्रौद्योगिकी नवाचार मंच लॉन्च किए गए हैं। ये विगत वर्ष आरंभ की गई उत्पादन से संबंध प्रोत्साहन PLI योजनाओं की पृष्ठभूमि में लॉन्च किए गए हैं, जो भारत की वैश्विक विनिर्माण केंद्र बनाने पर केंद्रित हैं। 6 मंच कौन से हैं? पहला है सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, बेंगलुरु द्वारा विकसित दृष्टि मशीन उपकरण क्षेत्र पर केंद्रित है। दूसरा है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु के सहयोग से हिंदुस्तान मशीन टूल्स द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी और नवाचार मंच मशीन उपकरण क्षेत्र में आयात को कम करने पर केंद्रित है। तथा भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड भेल द्वारा विकसित एक डिजिटल रूप से सक्षम प्लेटफॉर्म संरचना नवीकरणीय ऊर्जा और विद्युत इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र पर केंद्रित है। इसके अलावा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास द्वारा विकसित काइट का फुल फॉर्म क्या है? प्रौद्योगिकी संवर्धन के लिए ज्ञान एकीकरण। तो काइट मंच आभासी वास्तविकता, स्वचालन, उन्नत विनिर्माण प्रौद्योगिकियों और रोबोटिक्स पर केंद्रित है। इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमेटिव टेक्नोलॉजी द्वारा एस्पायर का फुल फॉर्म क्या है? ऑटोमेटिव सॉल्यूशंस पोर्टल फॉर इंडस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन मंच ऑटोमोटिव तकनीक पर ध्यान केंद्रित करता है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा टेक्नोबूस सतत गतिशीलता पर
आधारित है या केंद्रित है। ये जो मंच हैं, 6 मंच, ये 4 स्तंभों पर आधारित है। पहला जो है प्रौद्योगिकी विकास के इच्छुक उद्योग, दूसरा सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम पीएसयू और विश्वविद्यालय जो इन तकनीकों को विकसित करते हैं, और तीसरा है शैक्षिक और छात्र जो विकास प्रक्रिया की मेजबानी करते हैं, और चौथा है अनुसंधान एवं विकास केंद्र। अब ये जो नवाचार मंच है, इनका महत्व क्या है? तो पहला महत्व कनेक्टिविटी और ज्ञान एकीकरण प्रदान करना, दूसरा ज्ञान भंडार और ज्ञान विनिमय तथा प्रौद्योगिकियों का स्वदेशीकरण और एक आत्मनिर्भर भारत, कौशल विकास को सुगम बनाना, तथा छठा है सहयोगात्मक अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देना। आगे चलते हैं, अगला है राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPAA ने 3 अधिसूचित दवाओं के लिए 50% मूल्य वृद्धि की अनुमति प्रदान की है। तो देखिए, राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण NPAA ने मूल्य नियंत्रण के लिए 3 दवाओं के लिए एक मुफ्त मूल्य वृद्धि की अनुमति दी है, जिनका उपचार के प्रथम चरण में उपयोग किया जाता है। ये दवाएं कौन सी हैं? पहला है एक पीड़ानाशक दवा इबुप्रोफेन, दूसरा है अम्लत्वनाशक रेनिटिडिन और तीसरा है मिर्गी की दवा कार्बामाइजेपाइन। मूल वृद्धि के कारण क्या है? तो इसके जो रीजन बताए गए हैं वो है कोविड-19 उपचार में उपयोग की जाने वाली प्रमुख दवाओं की मांग में वृद्धि के कारण सक्रिय दवा सामग्री एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स API की कीमतों में वृद्धि हुई है तथा चीन से हम लोग API मंगाते थे उसमें उसकी आपूर्ति में कमी आई है, मतलब धीमी आपूर्ति हुई है। उत्पादन लागत में वृद्धि और विनिमय दरों में उतार चढ़ाव हुआ है। भारत में आवश्यक दवाओं की कीमतों को आवश्यक वस्तु अधिनियम ECA 1955 के तहत, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को बड़े वर्ग के लिए दवाओं को सस्ता और आसानी से सुलभ बनाना है। दवा मूल्य नियंत्रण आदेश ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर DPCO आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाले एक आदेश है। ठीक है, दवा मूल्य नियंत्रण आदेश जो है ये आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 के तहत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक आदेश है। यह आदेश सरकार को उचित मूल्य घोषित करने और आवश्यक बल्क ड्रग्स के मूल्यों उनके निर्माण को विनियमित करने के लिए सशक्त करता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची NLEM तैयार की है तथा ये जो NLEM है, आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची, इसके तहत परिभाषित सभी आवश्यक दवाएं DPCO ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013 के तहत निर्धारित सूत्रण के रूप में जानी जाती हैं या मानी जाती हैं। NPAA राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत विशेषज्ञों का एक स्वतंत्र निकाय है। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा कि राष्ट्रीय औसत मूल्य निर्धारण प्राधिकरण किसके तहत आता है? तो स्वास्थ्य मंत्रालय के तहत नहीं, बल्कि रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत कार्य करता है। तथा यह जो NPAA है यह NLEM अर्थात आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के तहत दवाओं की कीमतों और उनकी उपलब्धता को लागू करता है। चलिए कुछ अन्य सुर्खियों को देखते हैं। तो पहला इसमें लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A, इसमें क्या है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत को पद पर बने रहने के लिए अगले 2 महीनों में विधायक के रूप में निर्वाचित होने की आवश्यकता है। परंतु लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 151A के तहत या अनुसार यदि सदस्य का कार्यकाल समाप्त होने में 1 वर्ष से कम शेष है तो राज्य में उपचुनाव नहीं होता, जो कि उत्तराखंड के मामले में ये जो इनका कार्यकाल है वो कब पूरा हो जाएगा? 23 मार्च 2022 को, 1 वर्ष से कम है। मतलब जो उत्तराखंड विधानमंडल है, विधानसभा, उसका कार्यकाल जो है 23 मार्च 2022 तक है, तो साल भर से भी कम है, इसलिए वहाँ पे उपचुनाव नहीं हो सकते हैं विधानसभा के लिए। इसके अलावा लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 निर्वाचन आयोग को संसद और राज्य विधानसभाओं में रिक्तियों को उनकी रिक्ति की तिथि से 6 माह के भीतर उपचुनाव के माध्यम से भरने का आदेश देता है। मतलब जब रिक्त होंगी, खाली होंगी, तब से लेकर के 6 माह के भीतर उन्हें भर देना। परंतु इसके साथ जो पहली वाली कंडीशन है कि वहाँ पे जो कार्यकाल है वो 1 वर्ष से अधिक बचा होना चाहिए, तभी ये दूसरा वाला जो फैक्टर है ये कार्य करेगा। आगे चलते हैं, अगला है OECD G20 समावेशी फ्रेमवर्क कर समझौता। तो भारत अर्थव्यवस्था के डिजिटलीकरण से उत्पन्न होने वाली कर चुनौतियों का समाधान करने के लिए आधार क्षरण और लाभ हस्तांतरण बेस इरोजन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग BEPS पर OECD G20 समावेशी ढांचे में शामिल हो गया है। BEPS बहुराष्ट्रीय उद्यमों द्वारा उपयोग की जाने वाली कर नियोजन रणनीतियों को संदर्भित करता है, जो कर भुगतान से बचने के लिए कर नियमों में व्याप्त त्रुटियों का लाभ उठाते हैं। इसके अलावा प्रस्तावित समाधान में 2 घटक हैं। पहला, किसी देश के बाजार अधिकार क्षेत्र में लाभ के अतिरिक्त हिस्से का पुनः आवंटन, यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिजिटल कंपनियों सहित बहुराष्ट्रीय उद्यम जहां वे परिचालित हैं
और लाभ अर्जित कर रहे हैं कर का भुगतान करें। इसके अलावा वैश्विक न्यूनतम कॉर्पोरेट कर दर जो है वर्तमान में 15% प्रस्तावित है। ये चीज़ें यहाँ पे की गई हैं, जो 2 घटक हैं इसके। अगला है एमएसएमई के तहत खुरदुरा एवं थोक व्यापार को शामिल करना। संशोधित दिशा निर्देशों के तहत सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने खुरदुरा एवं थोक व्यापार को, तो किसको याद रखें, खुरदुरा एवं थोक व्यापार को एमएसएमई के रूप में शामिल करने तथा उन्हें प्राथमिकता क्षेत्र उधारी का लाभ देने का आदेश जारी किया है। व्यापारी एमएसएमई उद्यमों के लिए निर्मित कई अन्य सरकारी योजनाओं का भी लाभ उठा सकते हैं। देखिए, इससे पूर्व जून 2017 में सरकार ने खुरदुरा और थोक व्यापारियों को एमएसएमई श्रेणी से यह तर्क देते हुए हटा दिया था कि वे ना तो विनिर्माण इकाइयां हैं और ना ही सेवा इकाइयां हैं, इसलिए वे उद्योग आधार ज्ञापन, जिसे एमएसएमई पंजीकरण कहा जाता है, प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अगला है कृषि निर्यात सुविधा केंद्र। तो देखिए, भारत का प्रथम कृषि निर्यात सुविधा केंद्र या इंग्लिश में कहते हैं एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सेंटर AEFC पुणे में राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड के सहयोग से मरहट्टा चैम्बर ऑफ कॉमर्स, इंडस्ट्रीज एंड एग्रीकल्चर द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, मीका, इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है, तो कृषि खाद्य उत्पादों के निर्यात के लिए एकल बिंदु गंतव्य के रूप में कार्य करना। दूसरा, आवश्यकता आधारित सूचना का प्रसार करके महाराष्ट्र के कृषि और खाद्य निर्यात को बढ़ावा देना। तीसरा है कृषि खाद्य प्रसंस्करण में किसानों, कृषक उत्पाद संगठनों और तथा एमएसएमई की आवश्यकताओं को पूरा करना तथा फलोत्पादन प्रबंधन, न्यूनतम अवशेष स्तर आदि जैसे विषयों पर विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करके क्षमता निर्माण में सहायता करना। आगे बढ़ते हैं, व्यक्तियों का दुर्व्यापार रिपोर्ट। यूएसए स्टेट डिपार्टमेंट द्वारा जारी एक वार्षिक अध्ययन में इस तथ्य को रेखांकित किया गया कि चीन सहित 12 सरकारों की स्वयं की मानव दुर्व्यापार की नीति या पैटर्न जो है, ठीक है, स्वयं की मानव दुर्व्यापार की नीति या पैटर्न है, ये किसी और को फॉलो नहीं कर रहे हैं। चीन की सरकार व्यापक रूप से बलात्श्रम में संलग्न है। इसमें 10 लाख से अधिक उइगर, निर्जातीय कजाक, निर्जातीय किर्गिज तथा अन्य मुस्लिमों को निरंतर सामूहिक रूप से मनमानीपूर्ण से निरुद्ध करना शामिल है। इसके अलावा भारत के लिए रिपोर्ट में वर्णित किया गया है कि सरकार दुर्व्यापार को समाप्त करने के लिए न्यूनतम मानकों को पूरा नहीं कर रही है, किंतु प्रभावी रूप से प्रयास अवश्य कर रही है। भारत में तस्करों के लिए दोष मुक्त की दर जो है 73% पर उच्च बनी हुई है। मतलब जिन पे ये दोष लगता है उसमें 73% जो है वो मुक्त हो जाते हैं। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व हाल ही में संरक्षित क्षेत्र में 150 गिद्धों को देखे जाने के पश्चात वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ने इनके संरक्षण की योजना निर्मित करना आरंभ कर दिया। हिमालय पर्वत श्रृंखला के गिद्ध सर्दियों के दौरान बिहार में नेपाल की सीमा से संलग्न क्षेत्रों में विचरण करते हैं तथा वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भारत में हिमालयी तराई के वनों की सबसे पूर्वी सीमा निर्मित करता है और बिहार का एकमात्र बाघ रिजर्व है। देश के गंगा के मैदानों के जैव भौगोलिक क्षेत्र में स्थित इस वन में भाबर और तराई क्षेत्रों का संयोजन है। अगला है एशियाई हाथी। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय ने एशियाई नर हाथियों पर अध्ययन किया है और उन्हें मादाओं की तुलना में अल्प सामाजिक पाया। मतलब जो नर हैं ये अल्प सामाजिक हैं, मादा ज़्यादा सामाजिक होती हैं। एशियाई हाथी की 3 उपप्रजातियां हैं। पहला है भारतीय, दूसरा है सुमत्राई और तीसरा है श्रीलंकाई। सबसे विस्तृत रेंज भारतीय उपप्रजाति की है और महाद्वीप में शेष हाथियों की अधिसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे संकटग्रस्त प्रजाति की आयुशियन रेड लिस्ट में एंडेंजर्ड सूची में सूचीबद्ध किया गया है। यह वन प्राणी जात और वनस्पति जात की लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय अर्थात कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा सिटीज के परिशिष्ट और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में भी सूचीबद्ध है। तथा आगे चलते हैं, प्राचीन युग के 3 काल अन्वेषित किए गए हैं। तो देखिए, उड़ीसा के तटीय बालासोर जिले के दुर्गा देवी गांव में एक पुरातात्विक उत्खनन से ताम्रपाषाण काल 2000 से 1000 ईसा पूर्व तथा लौह युग 1000 से 400 ईसा पूर्व और प्रारंभिक ऐतिहासिक काल 400 से 200 ईसा पूर्व के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रागैतिहासिक काल जो है इसमें इसकी बात करें तो लाल, काले और भूरे रंग के मृदभांडों के नमूने, टेराकोटा से निर्मित कान की बालियाँ, चूड़ियाँ, मन के टेराकोटा पहिए इत्यादि प्राप्त हुए हैं। जबकि ताम्रपाषाण काल से एक गोलाकार झोपड़ी का आधार, लाल रंग के मृदभांडों पर काला रंग, काला चिकना मृदभांड, लाल चिकना मृदभांड और तांबे की वस्तुएं मिली हैं। लौह युग की बात करें तो मृदभांड के अवशेष और लोहे की वस्तुएं जैसे कील, तीर का अग्रभाग, कुल्हिया तथा विभिन्न प्रकार के धातु मल प्राप्त हुए हैं। अगला है किक बॉक्सिंग। तो देखिए, युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय ने भारत की किक बॉक्सिंग खेल के प्रचार एवं विकास के लिए WAKO इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है। तो देखिए,
जो WAKO है इंडिया, ये किक बॉक्सिंग फेडरेशन वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन से संबद्ध है, WAKO, ठीक है, जो कि किक बॉक्सिंग के खेल का अंतर्राष्ट्रीय मंच है या अंतर्राष्ट्रीय संघ है। किक बॉक्सिंग एक अद्भुत एक लड़ाकू खेल है जो किकिंग और पंचिंग तकनीकों को संयुक्त करता है। इसे माय थाई, कराटे, बॉक्सिंग और मार्शल आर्ट्स के कुछ अन्य रूपों से विकसित किया गया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लोगों ने 3 जुलाई 2021 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।